नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज से जो आपका ये सेशन चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, ये डेली 9 बजे यानी मॉर्निंग में आप मेरे साथ आइए। सुबह के 9 बजे डेली, सुबह के 9 बजे तक डेली आप मेरे साथ आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे एक जीएस की नई दुनिया, साइंस की एक नया सीरीज और साइंस का एक वैसा सीरीज जो आपको जीवन में कभी नहीं मिला होगा, जो आज से कंटिन्यू मिलेगा। अब मन में सवाल आता होगा कि सर किस एग्जाम के लिए मिलेगा? तो ये आपके एसएससी के लिए, ये जो आपका सेशन मिलेगा ये आपको एसएससी एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम के लिए। यानी अभी आपके सामने एसएससी जीडी का एग्जाम है, आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, फिर आगे एलडीसी का, एमडीएस का, बहुत सारा एसएससी की समझिए 70,000 प्लस वैकेंसी एसएससी में है। और आगे रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है, रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए कॉमन चीजें हैं जिसमें साइंस का ये पहला सीरीज आज से स्टार्ट होता है और ये रेगुलर आपके साथ डेली मिलेंगे। कितने बजे? तो सुबह के 9 बजे। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। और ध्यान रखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और खुद भी डेली सुबह के 9 बजे आप रूटीन बना लीजिए कि सुबह में 9 से 9:30 आधे घंटे तक आपको इसके लिए टाइम देना है, आपको अपने लिए टाइम देना है, क्योंकि आपके जीवन में आपसे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्त, सुबह में 9 बजे रेगुलर आप आइए। और मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है ये 2 दिन हमारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं जाती है, क्योंकि ऑफलाइन के बहुत सारे क्लासेस होते हैं और टेस्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो सैटरडे और संडे को छोड़कर मंडे टू फ्राइडे जो है आपका रेगुलर सुबह में 9 बजे एसएससी और रेलवे के लिए, और रात के 8:30 बजे आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए रेगुलर हम लाइव रहते हैं। रात के 8:30 बजे बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए। तो जिन बच्चे को बीपीएससी देना है, बिहार एसएससी देना है, वो रात के 8:30 बजे, और जिनको एसएससी रेलवे देना है वो सुबह के 9 बजे। यदि दोनों देखते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदा कारक है। यदि आप दोनों देखेंगे तो आपके लिए और भी फायदा कारक ये होगा कि आप टफ से टफ सवाल को भी देखेंगे, नॉर्मल सवाल को भी देखेंगे। हो सके आपके आने वाले एग्जाम में यदि क्वेश्चन टफ भी कर देगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप 24 घंटा में 1 घंटा आप मुझे दीजिए, सुबह के 9 बजे से 9:30 बजे तक आधा घंटा, और रात के 8:30 बजे से 9 बजे आधा घंटा। बस 1 घंटा हम आपका चाहते हैं ताकि आपके जीवन में एक नई किरण खिले, एक नया जोश और जुनून आए। और रेगुलर एक क्वेश्चन के डिस्कशन का मतलब होता है मेरा चला 4 से 5 क्वेश्चन। यदि आप रेगुलर डिस्कशन देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए मेरे दोस्त आते हैं, देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए, कभी आपको प्लांट हार्मोन से और कभी एनिमल हार्मोन से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और ये एकदम बेहतर सा सवाल है और एग्जाम का पूछा गया। जितना भी सवाल हम आपको दे रहे हैं, जितने भी सवाल को डिस्कस करेंगे, ये सारे एग्जाम के पूछा गया सवाल होगा जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो इन सारे टॉपिक के से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गौर से देखिएगा, ये आपको प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा कि में से कौन प्लांट हार्मोन है। तो सबसे पहले इसमें आंसर देखेंगे, पहला में इंसुलिन लिखा हुआ था। आपको पता है या नहीं पता, जान लीजिए कि इंसुलिन हार्मोन एक एनिमल हार्मोन है। ये जीव जगत में हम लोगों के शरीर में एक पेनक्रियाज जो होता है अग्नाशय, उस अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है एक इंसुलिन होता है। आपको बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अर्थात ये एनिमल हो क्या हो गया। उसके बाद थायरॉक्सिन लिखा हुआ है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, एनिमल सेल का हो गया। एस्ट्रोजन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उससे निकलने वाला हार्मोन है। तो ऊपर का तीनों किसका हो गया? एनिमल हार्मोन हो गया। किसका हो गया बाबू ने? ये आपका एनिमल हार्मोन हो गया। तो ये जब आपका एनिमल हार्मोन हो गया तो बच गया कौन? बच गया ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया साइटोकिनिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन गया। यदि एग्जाम में सवाल आपसे पूछता कि निम्नलिखित में से एनिमल हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या होता? इंसुलिन होता, थायरॉक्सिन होता,
एस्ट्रोजन होता है, ग्लूकेगोन हार्मोन होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। तो ये सब एनिमल हार्मोन है। तो आपके ऑप्शन में जो ऊपर का ए, बी और सी है वो किस प्रकार का हार्मोन है? वो आपका एनिमल हार्मोन है। और साइटोकिनिन क्या है? ये आपका प्लांट हार्मोन है, अर्थात पादप हार्मोन है। अब है कि सर ये साइटोकिनिन का काम क्या होता है? तो ये प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है, जिससे पौधे की जड़ का, पौधे के तनों का मोटाई बढ़ता है, पौधे की गोलाई बढ़ता है। तो साइटोकिनिन हार्मोन क्या करता है? पौधे की मोटाई और गोलाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह से प्लांट हार्मोन में एक ऑक्सिन हार्मोन का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो प्लांट हार्मोन में एक ऑक्सिन हार्मोन का नाम आता है। और जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या है? ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है और इसका काम क्या होता है? तो इसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, अर्थात पेड़ पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने में, पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाने में ये ऑक्सिन हार्मोन काम देता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? ऑक्सिन हार्मोन। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए, पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन जरूरी है और गोलाई और मोटाई को बढ़ाने के लिए साइटोकिनिन हार्मोन जरूरी है। क्लियर? इसी तरह से और भी आगे हार्मोन से क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे बनेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% आ गया होगा, देखिए समझ आ गया होगा। और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर हमारी वीडियो सुबह के 9 बजे और रात के 8:30 बजे आप देख सकें। क्लियर ना? और यदि आप के दोस्त तैयारी करते हैं और उनके मन में एक अच्छे साइंस टीचर की खोज है तो यकीन आप शेयर करके अपने दोस्तों तक मुझे पहुंचाइए। यदि उसके मन में एक अच्छे साइंस टीचर की खोज होगी तो हम पर खत्म हो जाएगी, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, साइंस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को साइंस ना समझ में आए तो राहुल सावरना सर के पास भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो आइए मेरे दोस्त, क्लियर हो गया कि पादप हार्मोन के अंतर्गत कौन आ गया? साइटोकिनिन। इसका काम क्या हो गया? पौधे की मोटाई और गोलाई को बढ़ाना। उसके बाद ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आपको बताइए, इसका काम क्या हो गया? पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। और ऊपर का जो तीनों था हार्मोन, ये किस प्रकार का हार्मोन है? आपको एनिमल हार्मोन है। उसमें से आपका इंसुलिन हार्मोन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है। सर क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी यदि हम लोगों के बॉडी में हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ने लगती है। और रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ने लगेगी तो पता है क्या होगा? डायबिटीज बीमारी होगा, चिड़िया की बीमारी जिसको आप बोलते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन के माध्यम से होता है? तो ग्लूकोज का नियंत्रण इंसुलिन के माध्यम से। जितने भी तरह के सवाल हम आपको बोल रहे हैं, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। ये मेरी क्लास जो है डिस्कशन का, ये कोई सामान्य क्लास नहीं है, आपके जीवन में एक नई ऊंचाई तक आपको ले जाने वाला क्लास है। अतः जब भी मेरा क्लास आप करिए तो एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जितने भी रिलेटेड सवाल हम आपको बताते हैं इसको आप स्टार मारकर लिखते जाइए। यकीन मानिए एग्जाम के टाइम यदि आप उसका रिवीजन करके जाते हैं तो 100% आपसे सवाल बनेगा। क्योंकि कई बार पूछा गया सवाल है कि शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होगी? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाएगा, चिड़िया की बीमारी हो जाएगा, जिसको आप मधुमेह कहते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह रोग जन्मभूमि कहां है पता है? आपको भारत में है। इसलिए भारत को मधुमेह देश की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमेह देश की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? भारत को मधुमेह देश की राजधानी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सुबह में 9 से 9:30 आधा घंटा और रात के 8:30 बजे से 9 बजे आधा घंटा, यानी एक आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम मेरे साथ आप मनोरंजन के लिए ही आ जाइए। यकीन मानिए कि हंसी हंसी में ये आधा घंटा का समय जो है आपकी जिंदगी एक नया परिवर्तन ला देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है? कहता है कि टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन। एक नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, उसी के बहुलीकरण से क्या बनता है? आपका टेफ्लॉन बनता है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है इसके बहुलीकरण से क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आया होगा
कि सर ये टेफ्लॉन होता क्या है या इसका उपयोग क्या होता है, तो गौर कीजिएगा, ये टेफ्लॉन जो है ये एक प्रकार का नॉन स्टिक बर्तन होता है। टेफ्लॉन जो है इससे नॉन स्टिक बर्तन, स्टिक का मतलब होता है ना चिपकने वाला, ना चिपकने वाला बर्तन जो है, इस बर्तन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जिस जो बर्तन आग पर रखने के बाद चपटा नहीं होता है, चिपकता नहीं है, उस नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्वेश्चन जब पूछा जाए कि टेफ्लॉन का उपयोग कहां किया जाता है, तो ना चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलकीकरण से बनता है और ये एक प्रकार का क्या है भाई, तो ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्लियर। दूसरा आपका विनाइल क्लोराइड, जब विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण होता है तो इससे पीवीसी बनता है। क्या बनता है बाबू, पीवीसी। सर पीवीसी का मतलब क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब क्या हो गया भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, तो आपके विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। अब कहीं सर उसका उपयोग कहां होता है, तो पीवीसी का उपयोग जो है उस वायर का जो कवर रहता है या पाइप जो होता है वो पीवीसी का बना होता है और ये काफी मजबूत होता है। अगला है क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन जो है इससे आर्टिफिशियल रबर तैयार होता है। और लास्ट आपका है एसिटिलीन डाइक्लोराइड। ये एसिटिलीन डाइक्लोराइड जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का क्लोरीन का है। क्या है, ये बहुलकीकरण से तैयार किया गया एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें एसिटिलीन का उपयोग जो है फल को पकाने के लिए किया जाता है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आप बताइए यदि आधे घंटे आप हमें समय देते हैं तो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन पर डे सुबह और 40 क्वेश्चन शाम आपका रिवीजन होते रहेगा और आप सीखते जाएंगे। तो 2 से 3 महीना के बाद कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे रेलवे का हो, बीपीएससी का हो या एसएससी का हो, कोई एग्जाम दुनिया का हो, हर एग्जाम का साइंस क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। इसलिए सुबह में एसएससी और रेलवे के पैटर्न के सारे सवाल होते हैं और शाम में बीपीएससी और बिहार एसएससी को ध्यान में रख के, दरोगा को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। अतः सुबह भी और शाम भी आप लोग जरूर हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि सर क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करेगा। आपका एक एक शेयर जो है लाखों बच्चों की तकदीर बना देगी। क्योंकि हमसे लाखों बच्चे जुड़ेंगे और उनको साइंस की दुनिया में प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। हम ये सब विश्वास आपको दिलाते हैं कि यार आधे घंटा सुबह और आधे घंटे शाम यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो साइंस की दुनिया में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा आप यकीन कीजिए। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है भाई, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। कोई कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में रूपांतरित करने के लिए किस युक्ति काम में ली जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, दिष्टकारी, जिसको आप क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी यंत्र का, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। वो करता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है। तो क्वेश्चन था कि एसी को डीसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट है। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रेक्टिफायर का प्रयोग किया। हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है भाई। अगला सवाल कहता है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए से कौन सा उत्तरदायी है। ध्यान देंगे, पानी में कठोरता 2 प्रकार की होती है। पानी जो होता है बाबू, इस पानी में कठोरता कितना प्रकार का होता है, तो पानी में कठोरता 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है वो अस्थायी कठोरता। पानी में कठोरता कितना प्रकार का होता है, तो पानी में कठोरता 2 प्रकार का होता है। एक अस्थायी कठोरता और दूसरा क्या हो गया, वो अस्थायी कठोरता। पानी की अस्थायी कठोरता जो है, ये अस्थायी के बारे में पूछा था, तो ये आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। किसके कारण भाई, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट जो है इसके कारण पानी की अस्थायी कठोरता आता है। और वो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का
क्या कहते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ध्यान देना तो हुआ, पानी में कठोरता कितना प्रकार का, दो प्रकार का। चलिए आपको याद होते जाता है तो आप इस पूरी वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। आप यकीन मानिए कि साइंस में हम आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। आपके एसएससी जीडी का आगे एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, उस एग्जाम में 100% सवाल हमारे इस डिस्कशन के क्लास से आपको होगा, इसलिए रेगुलर आप 9 बजे बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पानी की अस्थायी कठोरता के बारे में, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए कि पानी में कठोरता दो प्रकार का, कौन कौन, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट, और अस्थायी कठोरता कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये पूछा था अस्थायी के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैरियम लिखा गया बाबू गलती से, ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ध्यान देना, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण क्या होता है, आपका अस्थायी कठोरता आता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे का आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता आता है। तो आंसर हो गया आपका सी ए, कैल्शियम और एमजी यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता आएगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण वो अस्थायी कठोरता आएगा। हो गया, चलिए कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये सब के कारण क्या होगा, अस्थायी कठोरता। कौन सी कठोरता भाई, अस्थायी कठोरता। कोई कंफ्यूजन, क्लियर ना, कोई दिक्कत ना हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। पता इस ऑप्शन में कौन ऐसा एग्जांपल है, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अणु। क्योंकि अणु जो है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि अणु ऑप्शन में नहीं होता तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर परमाणु होता। नहीं, तो परमाणु और अणु जो है ये पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। बाद में कि मिश्रण को विभाजित किया जा सकता है, यौगिक को भी किया जा सकता है, तत्व को भी, अतः ये सब आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको विभाजित किया जा सकता है, और एक परमाणुविक अणु जो होगा उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। तत्व किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है और उस तत्व को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन तत्व एक ही प्रकार के परमाणु में विभाजित होता है, और यौगिक को भी विभाजित किया जा सकता है और मिश्रण को भी विभाजित किया जा सकता है। क्लियर, तो क्वेश्चन था नहीं किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो गया, एक नंबर, अणु या परमाणु। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि परमाणु के नाभिक में होता है, कोई एटम जो है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है। तो गौर कीजिएगा, यदि किसी एटम की बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए एक तत्व है, सपोज कीजिए एक सोडियम एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या कितना होगा, 11 होगा। तो सोडियम जब एक तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 11 होगा, तो इस सोडियम का एक न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स रहता है, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों ओर जो आप देख रहे हैं वो सेल है जिसमें रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तब जाकर टोटल क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हुआ। अतः इसके सेल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। किसी भी परमाणु के सेल जो है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। किसी तत्व के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो है ऑप्शन में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पता ना, किसी तत्व के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, ध्यान देंगे, न्यूक्लियस का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और उसके सेल में क्या पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन,
समझ में आ गया? इसी तरह से आप लगातार पूरी वीडियो को देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। अगर बने रहेंगे तो साइंस की दुनिया आपको इतना आसान लगेगा कि कभी आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि इतनी आसान भी साइंस की दुनिया हो सकती है। लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, सुबह के 9 बजे और रात के 8:30 बजे। लेकिन निश्चित रूप से सफलता आपके कदम को चुनेगी। अगला सवाल क्या कहता है कि ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि ठोस कपूर है, यदि ठोस पदार्थ है कपूर, अब इस कपूर से क्या करना है? कपूर का वाष्प बना लेना है। यदि वाष्प बोले तो ये कौन सा अवस्था हो जाएगा? गैस अवस्था हो जाएगा। और कपूर किस अवस्था में रहता है? तो कपूर ठोस अवस्था में रहता है। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बनाना है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब ठोस से डायरेक्ट गैस में कोई पदार्थ बदल जाता है, बिना द्रव में बदले, तो इस प्रक्रिया को जानते क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन के नाम से जाना जाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना, ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन कहा जाता है। अतः आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन कहा जाता है। क्लियर? इससे ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गया भाई? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण में क्या होगा? द्रव से गैस में बदलेगा। इस वाष्पीकरण से क्या होगा? कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो द्रव पदार्थ से क्या होगा? गैस में बदल जाएगा। हिमीकरण में क्या होता है? कोई पदार्थ द्रव है, द्रव से किसी में बदल जाता है। ठोस में पिघलना में क्या होता है? कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और ठोस से वो किसी में बदल जाएगा तो द्रव में बदल जाएगा। हो सकता है ये एग्जाम में पूछा गया सवाल था कपूर के बारे में। अब बर्फ के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा कि बर्फ जब पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वो पिघलना कहलाएगा, द्रवीकरण कहलाएगा, वो उसका गलनांक होगा। या क्वेश्चन पूछ दे कि पानी का वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। एक द्रव से कोई गैस में बदलेगा, वाष्पीकरण। द्रव से ठोस में बदलेगा, हिमीकरण। ठोस से द्रव में बदलेगा, पिघलना अर्थात द्रवीकरण कहलाएगा। और ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाएगा तब उसको ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का कितना परमाणु है भाई? 2 परमाणु। कहता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के द्विपरमाणुविक द्विआबंध है, कार्बन का 2 परमाणु है और उसके बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो गौर कीजिएगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको अल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भाई? तो उसको कहा जाता है अल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको कहा जाता है अल्केन। क्या कहा जाता है? अल्केन। और कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसको कहा जाता है अल्काइन। क्लियर हो गया? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के 3 प्रकार के कौन कौन? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड रहेगा तो अल्केन होगा, डबल बॉन्ड रहेगा अल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा अल्काइन होगा। ये बोला था द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है। क्या हो जाएगा? अल्कीन है किसी ऑप्शन में क्या? तो अल्कीन है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो जाएगा आपका अल्कीन, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और अल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन? को भी याद हो गया? कार्बन 3 तरह था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन। पक्का ना? चलिए इसी तरह से लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आपके साथ। अगला सवाल कहता है सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? तो आपका जबड़ा जो है इसकी मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होता है और इसकी हड्डी सबसे मजबूत हड्डी भी होता है। अतः आंसर क्या होगा? जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है और जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। लेकिन सबसे बड़े हड्डी की बात करेगा तो जांघ का फीमर जो है, फीमर ये सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? जांघ का जो फीमर है, जांघ की हड्डी जो है
वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जबकि मजबूत की बात करेगा तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी और जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, गामा किरण होती है तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उसका एनर्जी क्या होता है? वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम आता है गामा जो है उच्च ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि अल्फा और बीटा जो है निम्न ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलिए थैंक्स, ये क्वेश्चन आज का सेशन समाप्त होता है। चलिए आपसे अगले क्लास में साइंस सीरीज 2 को लेकर आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, सुबह के 9 बजे और रात के 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।